सो गुड इवनिंग एवरीवन एंड सभी लोगों को वेलकम। मुझे एक बात कंफर्म कर दीजिए, ऑडियो वीडियो में कहीं कोई इशू तो नहीं है? सभी लोगों को नमस्कार। ऑल ओके? ऑल गुड। चलिए, तो कल हम लोग ने यूनिट नंबर 1 को रिवाइज किया था अच्छे से, और आज हम 2 को करेंगे रिवाइज। और जैसा कि बताया था कि मैंने आपको बोला था कि कल हम लोग कुछ पॉइंटर्स हैं, जैसे डेरिवेटिव को मैं आज बता दूंगा। तो आज मेरा रिक्वेस्ट होगा सभी लोगों के साथ इस सेशन में अपने साथ जरूर रखिए कैलकुलेटर, है ना, क्योंकि मैं बीच में कुछ चीजें पूछता रहता हूँ टॉपिक से रिलेटेड। ओके, चलिए, अगर मैं इस टॉपिक के बारे में कहूँ तो इस टॉपिक का नाम है, इसमें एक आता है टॉपिक डेरिवेटिव। और एक बात मैं सभी को कहना चाहूंगा, ये टॉपिक को ध्यान से समझ लीजिए अभी एक बार, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम में आना है 100%। इसका एमसीक्यू भी आएगा। और क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये टॉपिक आपके मॉडल ए में भी है, मॉडल बी में भी है, और ये मॉडल डी में पूरा एक यूनिट भी है, आपको वहां देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ, एक हल्का सा पहले मैं आपको इंसाइट दे देता हूँ, फिर हम लोग चीजों को आगे जो समय पॉइंटर्स उसको गो थ्रू करेंगे। हम डेरिवेटिव करते क्यों हैं, और पहला क्वेश्चन, डेरिवेटिव होता क्यों? डेरिवेटिव कहने का मतलब ये हुआ, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका प्राइस डिराइव होता होगा दूसरे एसेट से। जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो मिल्क दिख रहा है सामने आपको, है ना, ये अभी 100 रुपए लीटर है। इसका प्राइस कितना है? 100 रुपए लीटर है। तो इसी प्राइस पर आपको बटर इसी से बनता होगा, चीज इसी से बनता होगा, आइसक्रीम इसी से बनता होगा। तो मान लेते हैं कि कोई भी प्राइस हो, सपोज मानते हैं कि बटर की प्राइस है 50 रुपीज, है ना, बटर हमें 50 रुपए में मिलता होगा। तो अगर मान लो, अगर मिल्क का प्राइस 100 रुपए से 120 रुपीज हो, तो लॉजिकल सी बात है कि जो ये बटर का प्राइस 50 रुपीज है, ये भी कम से कम 60 तो जाएगा ही, या कुछ भी जाएगा ही जाएगा। नाउ दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव। नाउ दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव, यानी बटर यहां पर क्या हो गया? डेरिवेटिव। और इसका प्राइस कहां से डिराइव हुआ है? फ्रॉम मिल्क से। तो डेरिवेटिव है कुछ नहीं, बस एक तरह से हम इसको कहते हैं कि जिसमें हम कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि रिस्क को हम मिनिमाइज करते हैं। अभी छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लो ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, और मेरे हाथ में एक मार्कर है। तो ये जो पर्सन ए है उसका काम है बाय करना, और ये जो पर्सन बी है इसका काम है सेल करना। अब आज जो मार्कर का प्राइस है, मेरे हाथ में मार्कर है, और इस मार्कर का जो प्राइस है, मैंने कहा ये प्राइस है ₹1000। आज तारीख कितनी है? तो आपने कहा सर आज तारीख है 8 अप्रैल, यही तारीख है। अब मुझे लग रहा है व्हाट आई बायर, मैं खरीदता हूं मार्कर, मेरा काम है मार्केट से खरीदना और फिर बेचना। तो मैं एक बायर हूं, मैं होलसेल बायर भी खरीदता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये जो मार्कर का प्राइस है ना, ये 1200 रुपए हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, जैसे नहीं हम लोग फ्लाइट की बुकिंग कराते हैं, क्यों बुकिंग करा लेते हैं कि भाई देखो आज बुक करा लो, नहीं तो क्या पता कल ये फ्लाइट आपको महंगा मिले। तो हमें देते ना टोकन अमाउंट, कि चलो भाई हमने टोकन अमाउंट आपको दे दिया, अब ये फ्लाइट बुक हो गई। ठीक है, तो ये जो बायर है ना, इसको हम लोग इस कॉन्सेप्ट में कहते हैं कॉल। क्या कहेंगे? कॉल। जब भी कहीं देखेंगे कॉल, तो क्या समझेंगे? विच इज कॉल बायर। और जो बेचता है ना, उसको हम लोग कहते हैं इस कॉन्सेप्ट में पुट। पुट मतलब बेचने वाला। ठीक है,
अब हुआ क्या है कि मैं एक बायर हूं और मुझे लग रहा कि ये जो मार्कर का प्राइस 1200 रुपये होने वाला है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि देखिए 10 मई को 10 मई को मैं आपसे ये जो मार्कर है खरीदूंगा। मैं आज ही आपके साथ डील कर रहा हूं और ये जो मार्कर है मैं खरीदूंगा आपसे 1100 रुपये में। यानी मैंने अपना निकाला कैलकुलेशन, मैंने एक प्राइस फिक्स कर दी कि मैं 11 मई को आपसे ये मार्कर 1100 रुपये में खरीदने वाला हूँ। आपने कहा ओके, मैं ओके हूँ। अब ये जो 1100 रुपये जो जो प्राइस में हम खरीदेंगे आपसे, इसी प्राइस को कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। इसी प्राइस को क्या कहते हैं, स्ट्राइक प्राइस। यानी जिस प्राइस पर डील हो गई फाइनलाइज कि भाई आपको हम 1100 रुपये में ये मार्कर आपसे खरीदेंगे, दोनों के बीच में हो गई डील। ओके, सो दिस इज कॉल ऑप्शन। उसी प्रकार जो बायर, जो सेलर है, वो क्या करता है, वो बेचता है। तो उसको पता है कि क्या पता आज मार्केट का प्राइस 1000 रुपीज है। अब ये तो किसने सोचा प्राइस बढ़ेगा, विच इज कॉल लाइक बायर ने। अब सेलर ने कहा क्या पता मार्केट का प्राइस डाउन हो जाए, हमें घाटा हो आगे बेचने में। उसको लग रहा है कि जो प्राइस है ये 900 रुपया हो जाएगा। ये किसने सोचा, ये सोचा पुट यानी कि सेलर ने सोचा। तो वो क्या करेगा, उसने कहा काम करते हैं, मैं आपसे 950 में ये मार्कर आपको बेचने वाला हूं। जैसा भी हो मार्केट में मैं आपको 950 में बेच दूंगा। सो दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। यही कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसका एक ही पर्पस है, अपने रिस्क को मिनिमाइज करना। यहां तक किसी के मन में कोई डाउट समझने में, ये चीजें याद हो गई आप लोगों को माइंड में कि वाई वी डू डेरिवेटिव और ये कैसे काम करता है। याद तो नहीं करना पड़ेगा सभी लोगों को। गिव मी ए थम्स अप एवरीवन, जल्दी से। एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना, बाकी चीज मैं बाद में आपको याद करा लूंगा। मेरा है कि माइंड में चीजें याद होना चाहिए। ओके, व्हाट इज डेरिवेटिव, डेफिनेशन याद करना बहुत इजी होता है, पर अगर आपने एक बार समझ लिया तो डेफिनेशन आपको हमेशा याद रहेगा। एवरीवन ओके, चलो मुझे बताओ, अगर आज मार्कर का प्राइस 1000 रुपए है, समझ के बोलिएगा, अगर आज मार्कर का प्राइस 1000 रुपए है और मैं बायर, मैं कॉलर हूं, यानी मैं बाय करता हूं, ठीक है, मैं बाय करता हूं। तो मैंने जिस प्राइस पर आपसे डील फाइनलाइज कर ली कि मैं इस प्राइस पर आपसे ये मार्कर खरीदूंगा, उस प्राइस को क्या कहते हैं, जल्दी से उस प्राइस को क्या कहेंगे मुझे बताइए जल्दी से। यस अभिमान जी, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। स्ट्राइक प्राइस, ग्रेट टू एवरीवन, वेरी नाइस, वेरी नाइस, नाइट टू आंसर एवरीवन ना। जितने नए बैंकर है ना वो भी आंसर दीजिए, पता तो चले आपको कि आप समझ में आ रहा है कि नहीं। मुझे बताइए, और जो प्राइस आज था, जो प्राइस आज है, टुडे प्राइस, जो 8 तारीख को प्राइस है, जो टुडे प्राइस है, उसको क्या कहेंगे मुझे बताइए, उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे जो आज प्राइस मार्केट का 100 रुपए है, 1000 रुपए। यस, नाइस, नाइस जय जी, नाइस। इट इज कॉल्ड स्पॉट प्राइस। इसे क्या कहेंगे, स्पॉट प्राइस। तो यहां हमने 3 चीज पता कर ली। पहला, स्पॉट प्राइस क्या होता है, दूसरा मैंने पता कर लिया कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, और तीसरा हमने समझ लिया सेटलमेंट डेट, जब मैं आपको ये सामान बेचने वाला हूं, विच इज कॉल्ड 10 मई। ये हो गया हमारा सेटलमेंट डेट। मीनाक्षी सिंपल सा है, देखो ये परिभाषा समझ लीजिए, ये देखो परिभाषा है। जैसे मान लो मैं मैं एक रिलायंस कंपनी हूं, मैं तेल बेचता हूं मैडम मीनाक्षी। तो मुझे पता है कि ग्लोबल मार्केट में
जो कच्चा तेल है वो महंगा होने वाला है। तो अगर कच्चा तेल महंगा होगा तो उसी से बनता है क्या, पेट्रोल। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने आपसे डील कर लिया कि भाई जैसा भी हो मार्केट मैडम, मैं आपसे इतने में खरीदूंगा। तो जो डील मैंने आपके साथ की, तो यहाँ पर डील मैंने किसके लिए की, कच्चे तेल के लिए। तो कच्चे तेल का वैल्यू जो है वो बढ़ेगा तो पेट्रोल बढ़ता है। तो जो पेट्रोल यहाँ हो गया, इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव प्रोडक्ट, जिसका प्राइस लिंक किससे है, कच्चे तेल से, क्रूड ऑयल से। अगर तेल महंगा होगा तो आपका पेट्रोल भी, क्रूड ऑयल महंगा होगा तो आपका तेल भी महंगा होगा। वही मैंने एग्जांपल दिया था। अगर मिल्क की बात करता हूँ, दूध हमारा क्या हो गया, अंडरलाइन एसेट्स हो गया, क्योंकि उसी भी आप पर प्राइस इंक्रीज करेगा फ्यूचर में। ओके मीनाक्षी, क्लियर? है ना। अब देखिए यहाँ वही चीज जो मैंने कहानी सुनी आपको ना, यही वो कहानी है, आपके समझिएगा कि डेरिवेटिव क्या है, एक प्रकार का फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू डिराइव होती है, ठीक है, अनदर अंडरलाइन एसिड्स है। यानी ये क्या हो गया, ये जो अंडरलाइन एसिड्स है, यही तो हमारा हमने पीछे एग्जांपल दिया आपको, यही तो मिल्क है, यही तो मिल्क है। अब नॉर्मल अगर कोई पूछे कि डेरिवेटिव कितने प्रकार के होते हैं सर, तो होते बेसिकली बहुत है, बट इसके मेजर जो पोर्शन है दो ही होगा, या तो लॉक और या तो ऑप्शन। यानी मैं जो डील करूंगा या तो मैं लॉक के थ्रू करूंगा, जिसे हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, फॉरवर्ड फ्यूचर होगा, और या तो मैं करूंगा ऑप्शन के थ्रू जाऊंगा, जिसमें आएगा कॉल और पुट ऑप्शन, ठीक है। जैसे एक होता है फ्यूचर, एक होता है फॉरवर्ड, है ना, एक होता है ऑप्शन, एक होता है स्वैप। ये सारे प्रकार से डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं। अब लॉक में क्या हो गया, यानी मैंने अगर आपसे कहा ये मैं आपको मार्कर बेचूंगा तो बेचना है, जैसा भी बाजार हो आप पीछे हट नहीं सकते, जैसा भी बाजार हो उसमें पीछे आप हट नहीं सकते, ठीक है। और ऑप्शन में क्या ऑप्शन होता है कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फ्लैट बुक करा दो, बट अगर अच्छा फ्लैट बिकेगा तो वहां खरीद लेंगे, तो उसके से मुझे लॉस भी होता है। जो मैंने टोकन अमाउंट दिया होगा बिल्डर को, वो मुझे रिटर्न नहीं करेगा, विच इज कॉल मेरा वो प्रीमियम, मुझे लॉस होता है कभी कभी। एक क्या हो गया, लॉक, यानी दोनों के बीच में डील हो गई, अब कोई पीछे नहीं जा सकता है, चाहे जैसा भी बाजार हो आपको बेचना पड़ेगा और जैसा बाजार हो आपको खरीदना पड़ेगा। और एक हो गया ऑप्शन प्रोडक्ट, मतलब आपको लग रहा है कि आपको डर लग रहा है तो आप काम करिए, आप डेरिवेटिव में डील करिए और जाइए थ्रू ऑप्शन में। आप कैसे जाइए थ्रू ऑप्शन में कि देखो यार अगर मार्केट बहुत खराब हो गया तो मैं अपने को पुल बैक करूंगा, मैं नहीं खरीदूंगा, तो उसे लगेगा ठीक है नहीं खरीदना, पर जो आपका टोकन मनी होगा वो मैं रख लूंगा, है ना। अब जरा इसको देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है फ्यूचर डेरिवेटिव, ये क्या होता है, सिंपल, दो के बीच में हो गया एग्रीमेंट। अब इसमें क्या होगा, जैसा स्टॉक एक्सचेंज है, जैसा रूल है, आपको वही फॉलो करना होगा। यानी आप अपने मन से कुछ चेंज नहीं कर सकते, आप कुछ कस्टमाइज नहीं कर सकते। अगर मान लो वहां लिखा होगा कि भाई देखो अगर आपको 1,000 करोड़ का कोई स्टॉक लेना है, तो एक की वैल्यू अगर 100 रुपए है, तो आप कहोगे हम 10 स्टॉक लेंगे, तभी तो हमारे 1,000 रुपए वैल्यू होगी। तो जैसा एक्सचेंज में है कस्टमाइज, आपको वही खरीदना होगा। यानी दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हो गया थ्रू एक्सचेंज के रूप में। कहां पर, एक्सचेंज, जैसे इन इंडिया में ना बीएससी एनएससी होता है, उसे कहते हैं फ्यूचर डेरिवेटिव। और हम क्यों करते हैं, हेज मतलब होता है रिस्क को मिनिमाइज करना। हेजिंग का मतलब ही होता है यार, ब्रोकर का काम ही यही है, जहां से रिस्क को मिनिमाइज करो, दो जगह पैसा लगाओ कि अगर एक में लॉस हो तो दूसरे से बेनिफिट आपको हो जाए, हेजिंग करते हैं, ठीक है। इसमें आपका जो भी स्पेकुलेशन है प्राइस पर, जो भी स्टॉक एक्सचेंज में मेंशन होगा, आप उसी पर डील करते हैं, यानी इट इज कॉल्ड फ्यूचर। दूसरा डेरिवेटिव क्या है, जिसका नाम है फॉरवर्ड। ये क्या होता है सर, ये थोड़ा सा यूनिक है।
इसमें क्या होता है, देखो दो पार्टी हैं ए और बी, डील कर रहे हैं ऐसा, और इसमें हम कस्टमाइज करेंगे। देखो यार 1,000 हमें स्टॉक खरीदना है, एक काम करते हैं 20 स्टॉक खरीदते हैं और एक की वैल्यू जो है वो मान लो 50 रुपए उसने रख दिया, यानी हम कस्टमाइज करते हैं एग्रीमेंट। टर्म अपने हिसाब से मान लेंगे, है ना, साइज अपने हिसाब से मान लेंगे, कुछ हम चेंज नहीं करेंगे, अपने मन से जो करेगा करेगा। तो नॉर्मली जो ओवर द काउंटर होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं, पढ़े थे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, वो इसमें होता है फॉरवर्ड में। तो फॉरवर्ड भी एक प्रकार से डेरिवेटिव है, इसमें क्या होगा, अपने हिसाब से चीजों को चेंज कर पाएंगे। फ्यूचर में क्या, कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे, जैसा बाजार है वैसा आपको खरीदना पड़ेगा। तो अगर मैं पूछूं दोनों में, मुझे बताओ सबसे ज्यादा रिस्क किस में है? दोनों डेरिवेटिव है, पर इसमें भी सबसे ज्यादा रिस्क किस में है, फ्यूचर में कि फॉरवर्ड में? बताइए, सोच के समझ के जल्दी से। एवरीवन, ऑब्वियसली आपने डील की फॉरवर्ड वाली रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, बट हो सकता है इसमें जो काउंटर पार्टी है वो आपको धोखा दे जाए, वो आपको धोखा दे दे, ठीक है। तो फॉरवर्ड मतलब ओटीसी, ओवर द काउंटर, कस्टमाइज, फ्यूचर मतलब फिक्स हो गया आपका, ठीक है। अब यहां कुछ पॉइंटर हैं, इसको मैं बहुत ध्यान से बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें कुछ चीजें बहुत इजी है, जैसे देखो फॉरवर्ड में क्या होगा, कोई भी साइज होगा, याद हो गया माइंड में ना कि व्हाट इज फॉरवर्ड, तो याद करना आपको इजी होगा, कोई भी साइज होगा। बट फ्यूचर में क्या होगा, कोई साइज नहीं, जैसा होगा स्टैंडर्ड रूल आपको वही फॉलो करना होगा, है ना। जे व्हाट हैपन, क्या हो बताइए। बताइए जल्दी से बताइए, समय की इस बैच में बड़ी कमी है सर, दिस इज नॉट द नॉर्मल बैच कि आराम से पढ़ेंगे। इसमें इसमें कुछ चीजें जो पॉइंटर में डिस्कस करता हूं जाता है, क्रिस्प तरीके से पढ़िए, हो गया। वरुण, रिस्क कोई भी हो सकता है सर, रिस्क मार्केट का भी हो सकता है, रिस्क इंटरेस्ट का भी हो सकता है। आपको लगता है कि रिस्क यानी कि हमें पेमेंट करनी है, और आपको लग रहा है यार डॉलर महंगा ना कहीं हो जाए, तो डॉलर का ट्रेड कर लेंगे, हम करेंसी का डेरिवेटिव कर लेंगे। सो देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ रिस्क, रिस्क बहुत पढ़ेंगे मॉडल बी में, ठीक है। मीनाक्षी, अच्छा जरा सोचो आप सभी लोग, इतनी आसान लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा सभी लोगों को। इसमें क्या बताऊं, फ्यूचर मतलब क्या हो गया, एक ऐसा डील जहां पीछे नहीं जा सकते, और फॉरवर्ड में क्या हो गया, आपको जो मन करेगा आप कर सकते हैं। इट कुड बी कस्टमाइज, ओवर द काउंटर, है ना। ओटीसी मतलब क्या होता है, कल ही तो पढ़ा था, जब हमें बल्क में करेंसी चाहिए होगी तो हम कैसे जाएंगे, हम जाएंगे ओवर द काउंटर में, है ना, ओटीसी में जाएंगे, वही तो ये है। यस, फॉर्म में चेंज हो सकता है, लिखा भी है, देखिए ना मैडम, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड द बायर एंड सेलर मे कस्टमाइज, कस्टमाइज कर लीजिए, टर्म बदल लीजिए आपस में, साइज बदल लीजिए आपस में, और सेटलमेंट बदल लीजिए आपस में, कोई रूल नहीं। ओके, ओके, चलिए। तो वही कह रहा है देखो कि जो फॉरवर्ड है ये कोई भी साइज हो सकता है, बट फ्यूचर में लिमिटेड साइज ही होगा। फॉरवर्ड जो होगा डील नॉर्मली ये होती है मेच्योरिटी अप टू 1 ईयर, लेकिन जो फ्यूचर होती है और 1 साल से ऊपर भी होगा, बट जो फ्यूचर होगा वो सिर्फ ओनली होता है अप टू 1 ईयर में, यानी कह सकते हैं कि जो फ्यूचर है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और जो फॉरवर्ड है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है ना। नाउ अब जरा देखो, फॉरवर्ड आर बिटवीन
डील तो हो रही दो लोगों के बीच में, डील तो हो रही दो लोगों के बीच में, डील हो रही है ना। तो वो डील किसके बीच में हो रही है? बिटवीन क्लाइंट और बैंक। किसके बीच में? क्लाइंट और बैंक के बीच में हो रही है। जो फ्यूचर किसके बीच में हो रही है? तो क्लाइंट, मैं खरीदने वाला हूं, और कहां से खरीदूंगा? मैं कहां से खरीदूंगा? तो मैं खरीदूंगा एक्सचेंज से, है ना। यानी मैंने किसी आदमी से खरीद लिया, इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड। मैंने जो एक्सचेंज में लिस्टेड था, मैंने वहां से खरीदा, सो इट इज कॉल्ड फ्यूचर। मैंने जो पीछे समझाया ना, बस उसी का ही लंबा चौड़ी कहानी है, और कुछ नहीं। बहुत आराम से समझ लेंगे इसको, ठीक है। और इसमें क्या याद रखिएगा? अच्छा हाँ, जो फॉरवर्ड मार्केट है ना, ये ओपन रहता है 24 आवर, ये पॉइंट याद रखिए, है ना। एज पर माई रिक्वायरमेंट, क्योंकि हम तो प्राइवेट डील कर रहे हैं। और जो फ्यूचर होगा ना, वो क्या होगा? जैसा टाइमिंग होगी मार्केट की, स्टॉक एक्सचेंज क्लोज हो गया, अब डील आप नहीं कर पाओगे। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो होता है एक प्रकार से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, और द पार्टी इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वो नॉट नोन टू ईच अदर, क्योंकि हम कहां से खरीद रहे हैं? हम खरीद रहे हैं एक्सचेंज से। अब एक्सचेंज में जो बेच रहा होगा, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब एक्सचेंज से। तो हम कह सकते हैं कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो किस में हम एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि क्या कर रहे हैं? प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन फ्यूचर में कहां से खरीद रहे हैं हम? एक्सचेंज से खरीद रहे हैं, है ना। कोई कमीशन अर्न नहीं होता है फॉरवर्ड में। एंड बैंक अर्न थ्रू द बिड, तो बैंक अपनी कोट करती है, याद है ना, बिड और आस्क, कल मैंने बताया था। बिड मतलब हम कितने में खरीदेंगे, और आस्क मतलब कितने में बेचेंगे, है ना। और फ्यूचर में क्या होता है? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा, जो आपका स्टॉक एक्सचेंज कह देगा आपको ये कमीशन देना होगा। सो दीज आर द पॉइंटर, जो मैंने आपको एक पॉइंट में क्लियर कर दिया कि फॉरवर्ड मतलब प्राइवेट, एंड फ्यूचर मतलब आपका जो भी करेंगे थ्रू एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। चलिए अब पीछे देखो ऑप्शन में, जब भी हम कोई ट्रेड करेंगे और डेरिवेटिव में करेंगे थ्रू ऑप्शन, उसमें क्या होता है? जैसे दो लोग हैं, एक पार्टी ए है जो खरीद रहा है आपसे सामान, और एक पार्टी बी है जो आपको बेच रहा है। तो अगर हमें हल्का सा भी लगा कि इट्स माय स्पेकुलेशन, कि आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर, तो हम करेंगे डेरिवेटिव। बट करेंगे किस में? याद रखिएगा, हम करेंगे डेरिवेटिव में ऑप्शन। इसमें क्या होता है? मेरे पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, मन करेगा तो बेचूंगा, मन करेगा तो खरीदूंगा। यानी कि ये भी फ्यूचर होता है, बट इसमें बाय और सेल के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है दोनों के बीच में, किसमें खरीदेंगे बेचेंगे। बट यहां पर आप ऑब्लाइज नहीं है कि आपको खरीदना ही पड़ेगा, तो आपने फ्लाइट बुक करा तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। और आप चाहें तो पुल बैक भी करिए, और हो सके तो आप सेल्फ में नहीं करिए। यानी मैं बायर हूं और मुझे लगा कि यार फ्यूचर में नहीं देख रहा हूं, तो मैं डेरिवेटिव में तो करूंगा, बट मैं क्या करूंगा? मैं अपने को पुल बैक कर लूंगा। एक मैं एग्जांपल आपको इसका याद करा दे रहा हूं, मुझे एक मिनट देना, तो याद रहेगा आप लोगों को। एक मिनट मुझे दीजिएगा बस, तो शायद आप ज्यादा अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। एक पर्सन है, उसका नाम है, एक पर्सन उसका नाम है ए, और वो खरीदता है ना, वो खरीदता है। और एक पर्सन है, उसका नाम है बी, जो बेचता है। मान लेते हैं मार्कर की बात है, समझिएगा। हम डेरिवेटिव में ऑप्शन ट्रेड क्यों करते हैं, क्या रीजन होगा? अब ये मार्कर मैं बेचता हूं, ये मार्कर मैं खरीदता हूं। आज डेट क्या है? 8 अप्रैल आज की डेट है, और आज इस मार्कर का प्राइस है 1,000 रुपए। इस मार्कर का प्राइस जो हम लोगों ने पीछे देखा है, विच इज कॉल्ड स्पॉट प्राइस। अब मैं एक बायर हूं, और मुझे पता है कि मुझे स्टॉक खरीदना है, मार्कर खरीदना है। तो मुझे लग रहा है कि जो मार्कर है, ये मार्कर हो सकता है कि आगे चलकर 1,500 रुपये पहुंच जाए फ्यूचर में, या 2,000 पहुंच जाए। तो मैंने क्या किया? मैंने कहा कि देखो, हम आपसे करेंगे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट,
और करेंगे ऑप्शन ट्रेड। ठीक है, अब मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपसे 1200 में ये मार्कर मैं खरीदूंगा। तो 1200 क्या हो गया, स्ट्राइक प्राइस हो गई। ये मेरा स्पेकुलेशन था एज ए बायर, और आप बेचने वाले आपने कहा ठीक है, ओके, कोई इशू नहीं, मैं इस प्राइस में आपसे खरीदूंगा, मैं बायर हूं। अब क्या हुआ कि जो सेटलमेंट डेट थी 10 मान लो मई को, हुआ क्या उस दिन कि जो मार्केट का प्राइस है ना वो पहुंच गया 1100 रुपए में। कितना में? 1100 में। मुझे बताइए, अब मुझे बताइए आप सभी लोग कमेंट करके, मैंने डील किया कि मैं आपसे मार्कर खरीदूंगा 1200 में, और मैं डील फाइनलाइज हो गई। और जिस दिन डील होने वाली थी, जिस दिन सेटलमेंट होने वाला था, उस दिन क्या हुआ बाजार में कि जो मार्कर था वो बिक रहा है 1100 रुपए में। तो आपको नहीं लग रहा है कि लॉस हो रहा है आपको 100 रुपए का? मुझे बताइए, यस और नो, लॉस हो रहा है कि नहीं? बताइए, लॉस हो रहा है कि नहीं? लॉस हो रहा है कि नहीं? मैं बायर हूं, हाँ, सेलर को प्रॉफिट है, पर मुझे तो लॉस हो रहा है कि नहीं? एवरेज समझ के 8 अप्रैल को ये प्राइस है 1000 रुपए का मार्कर, और मैंने ऐसा स्पेकुलेशन किया कि आगे ये प्राइस 1500 रुपए जाएगा। मैंने ऐसा माना, स्पेकुलेशन ही तो करते हैं बिजनेस में। और मैंने 1200 पे डील फाइनलाइज कर ली कि मैं आपको 10 मई में इतने में आपसे खरीदने वाला हूं। बट मेरा स्पेकुलेशन सही नहीं बैठा, और बाजार में ये जो मार्कर है ये पहुंच गया 10 मई को कितने प्राइस में? 1100 रुपए में। अब मुझे बताओ, मैं तो बायर हूं, तो मुझे तो नुकसान हो जाएगा ना, मुझे तो नुकसान हो गया। आज प्राइस कितनी है? 1100 रुपए। अगर आज मैं खरीदता तो मुझे कितने मिल जाता? 1100 रुपए में। तो मैं कहूंगा नहीं भाई डियर बी, मैं पीछे हो जाऊंगा, यानी मैं ऑब्लाइज नहीं हूं आपसे कि मैं आपको मुझे खरीदना ही है। तो आप पूछोगे सर ऐसे तो सब करेंगे, यस, मैं बायर हूं ना, तो मैं क्या होता है, मुझे लॉस भी है। क्यों? $1 का प्राइस था 70.14 में, मैंने कहा ठीक है, $1 का प्राइस हुआ 70.15 रुपीज, यानी 2 रुपए 2 पैसे पर हम खेल रहे थे। तो 2 पैसा जो सेलर है वो आपसे ज्यादा ले रहा था, कहा ठीक है टोकन मनी जमा कर दो। अब मैंने जो टोकन मनी जमा किया है ना वो मुझे नहीं मिलेगी, तो ये मेरा लॉस है। बट उतना बड़ा लॉस नहीं होगा, मेरा लॉस क्या हुआ, कंसाइज हो गया, कम हो गया। तो सभी लोग समझ में आया कि ऑप्शन ट्रेड करने का पीछे रीजन क्या होता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द स्पेकुलेशन हो रहा है। आया सभी लोगों को समझ में व्हाई वी डू ऑप्शन ट्रेड? ये कभी भी एक ऑब्लिगेशन नहीं होता है जैसा फ्यूचर में होता है ना। सो विथ फ्यूचर ऑप्शन में बी यूज टू हेज और स्पेकुलेट द प्राइस ऑफ अंडरलाइन एसेट्स। और इसी में देखो दो चीज होती है जो मैंने पीछे आपको बताया है ना। कॉल किसको कहेंगे? जो बेचने वाला है। पुट किसको कहेंगे? जो सॉरी, कॉल किसको कहेंगे? जो खरीदेगा। पुट किसको कहेंगे? जो बेचेगा। और हम दोनों के बीच जो प्राइस डिसाइड हो गई उसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड स्ट्राइक प्राइस। सब मैंने करा दिया आपको एग्जाम्पल के द्वारा। और जिस दिन डील होगी उसे कहते हैं एक्सपायरी, है ना। सभी को माइंड में चीज रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर आएगा, 100% हमेशा आएगा। इसे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझना जरूरी है। अब जब भी ये ऑप्शन ट्रेड होता है ना उसमें 3 चीजें याद रखिएगा। हम या तो स्ट्राइक प्राइस लिखा रहेगा क्वेश्चन में, या लिखा रहेगा एक्साइज प्राइस, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। और या तो हम महंगा खरीदेंगे और या तो हम सस्ता खरीदेंगे। तो प्रीमियम मतलब हो गया टोकन मनी। प्रीमियम क्या होती है? टोकन मनी। मैंने इस पर केस स्टडी बैच में एक न्यूमेरिकल भी कराया, जाके जरूर करिएगा आप लोग, है ना। सुना होगा आपने, अपर सेट, अपर लिमिट, लोअर सर्किट लिमिट, सब इसी में लगाया जाता है। और जो एक्चुअल स्पॉट रेट होता है मार्केट में जिसपे हम ये सब खरीदते हैं उसे कहते हैं स्पॉट रेट, है ना।
चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ज्यादा नहीं कराऊंगा, ये मैं कराऊंगा कि स्टडी बैच में। अब क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। एक है बायर, उसका नाम क्या है, कॉल ऑप्शन, और एक क्या है सेलर, उसका नाम क्या है, पुट ऑप्शन। ये तो सभी को रट गया होगा समझ में। अब जरा समझिए, या तो कॉलर और या तो सेलर, ठीक है। एक होता है टर्म आईटीएम, एक होता है टर्म एटीएम, और एक होता है टर्म ओटीएम। अगर मान लो इस मैं एक बायर हूं और मैं ट्रेड कर रहा हूं कॉल ऑप्शन में। किस में ट्रेड कर रहा हूं, कॉल ऑप्शन में। अगर स्पॉट प्राइस मैंने अनुमान किया आज की से ज्यादा, और जो स्ट्राइक प्राइस था मैंने कहा कि कम, तो उसे कहेंगे आईटीएम। अगर आज स्पॉट प्राइस है मैंने उतने पे ही डील आपसे फाइनलाइज कर ली, तो उसे क्या कहेंगे, स्ट्राइक प्राइस। और स्पॉट प्राइस अगर दोनों सेम है तो एटीएम। अब इसको मत देखना पुट को, बस कॉल को देखिए। और दूसरा, अगर मुझे कहा कि आज स्पॉट प्राइस मान लो कम है और जो मैंने डील आप पे फाइनलाइज की फ्यूचर में वो ज्यादा है, तो अगर स्ट्राइक प्राइस ज्यादा है और स्पॉट प्राइस अगर मान लो कम है, तो कैसा है, ऑप्शन ओटीएम वाला है। वो कैसा है, ऑप्शन ओटीएम वाला है। अब जरा क्वेश्चन को देखिए, एक बायर है जो कॉल ऑप्शन के थ्रू जाना चाहता है और वो $1,00,000 खरीदना चाहता है। स्ट्राइक प्राइस कितनी है, 74 रुपीज पर डॉलर, यानी $1 बराबर 74 रुपीज का अभी रेट चल रहा है, और हमें $1,00,000 खरीदना होगा। यानी कि $1,00,000 इंटू 74, यानी कि कितना हो गया, 74 लाख रुपए, यानी कि 74 लाख का डील है, ठीक है। और ये होगा 2 मंथ के बाद, ये होगा 2 मंथ के बाद, यानी कि 2 मंथ के बाद आप इस रेट पर आपको डॉलर बेच देंगे, खरीद लेंगे। और टुडे अगर हम बात करते हैं आज का जो रेट है, ये रेट है $1 इक्वल टू 75। यानी अगर मैं आज इस डॉलर को खरीदूं तो अगर मुझे $1,00,000 खरीदना है तो मुझे देना कितना होगा, 75 लाख रुपीज। यानी फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरा रुपीज है ना, और महंगा होगा, यानी डॉलर स्ट्रांग होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने डील कर ली कि देखो भाई फ्यूचर में आपको हम देंगे डॉलर का 74 रुपीज। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्या है बताइए सभी लोग, ये आईटीएम हो गया कि ओटीएम हो गया कि एटीएम हो गया, बताइए जल्दी से सभी लोग समझ के बोलिए, जितने हमारे नए बैंकर हैं। एकदम समझ के एवरीवन। अच्छा, कंफ्यूजन क्यों हो रहा, कुछ लोग कह रहे हैं एटीएम, कुछ लोग आईटीएम, कुछ लोग कह रहे हैं ओटीएम। वरुण जी बस इतना देखिए, वरुण जी बस इतना देखिए कि 74 जो है वो स्ट्राइक प्राइस है और 75 क्या है आपका स्पॉट प्राइस है। तो यहां देखो जो स्पॉट प्राइस है वो ज्यादा है, यानी जरा देखो कॉल ऑप्शन में स्पॉट प्राइस किस में ज्यादा है, एटीएम में है ना एवरीवन। तो मुझे बताइए ओटीएम कैसे हो गया, कंफ्यूज कर गया आप लोग। सिंपल से फिर समझिए, कॉल ऑप्शन है, ठीक है। आज स्ट्राइक प्राइस कितना है, आज स्ट्राइक प्राइस कितना है, आप कहोगे 74 है। सर आज स्पॉट प्राइस कितना है, इस क्वेश्चन में दिया है, तो आप कहोगे सर 75 दिया हुआ है। अब मुझे बताइए, चेक करिए ना, 1, 2 और 3 में किसमें कॉल ऑप्शन में स्पॉट प्राइस जो है वो ज्यादा है, मुझे बताइए। आईटीएम में है कि ओटीएम में, खुद देखिए ना, मीनाक्षी खुद देखिए कि 75 किसमें ज्यादा है, आईटीएम में कि ओटीएम में, एवरीवन। तो मुझे बताओ जब आईटीएम होगा, ओटीएम आपने क्यों बोला मैडम, ये एग्जाम में नहीं देगा ऊपर वाला, ये मैं आपको बस तरीका बता रहा हूं याद करने के लिए। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, इस पर न्यूमेरिकल भी मैं कराऊंगा जो मैंने ऑलरेडी करा है केसरी बैच में, जाके देखिएगा।
सॉरी नहीं यार, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि समझ में आना चाहिए सभी लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। डेरिवेटिव पर ये बड़े इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव क्या होती है, क्या कॉल ऑप्शन है, क्या पुट ऑप्शन होता है और कैसे ट्रेड होती है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। अब एक कॉन्सेप्ट आता है टीटी बाइंग रेट, जो मैंने कल आप लोगों को बताया है, और एक टीटी सेलिंग रेट मैंने आपको कल बताया था। मनी रिसीव हो गया, अगर मनी रिसीव हो गया आपको तो क्या अप्लाई करेंगे, टीटी बाइंग रेट। अगर मनी रिसीव हो गया तो क्या अप्लाई करेंगे, टीटी बाइंग। दूसरा, अगर मनी विल रिसीव फ्यूचर, मनी विल रिसीव फ्यूचर तो क्या होगा, बिल बाइंग रेट। अंतर है दोनों में, पता चला सभी लोगों को? हाँ, तो अगर जरा सोचिए, मैं एक एक्सपोर्टर हूं और मैंने $5,00,000 का एक बिल दिया है। किसको दिया है, मैंने दिया एसबीआई को। तो जो पार्टी है इंपोर्टर, समझिएगा ध्यान से, वो पार्टी कहाँ है, यूएसए में है। वो पार्टी कहाँ है, यूएसए में। तो अगर एसबीआई के अकाउंट में उसने पहले से पैसा दे दिया, हमने बिल दिया, उसने पैसा दे दिया, तो क्या अप्लाई करेंगे, सिंपल सिंपल टीटी बाइंग रेट। क्या अप्लाई करेंगे, टीटी बाइंग रेट, कोई कंफ्यूजन नहीं। नाउ याद रखिए, क्वेश्चन बुक में गलत दिया हुआ एक। नाउ अब इस इंपोर्टर ने कहा कि पैसा तो हम देंगे, बट पैसा आपको हम देंगे 2 मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद। तो जो मेरा एक्सपोर्टर है, जो मैं एक्सपोर्टर हूं, मेरा जो क्लाइंट है एसबीआई ना, वो कहता है चिंता मत करो राजीव सर, आपको हम पैसा पहले ही दे देंगे, आपके बिल पर पैसा आपको हम दे देंगे। जब कभी पैसा फ्यूचर में मिले, मिला नहीं अभी, मेरे पास आया नहीं है, मेरे पास मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया जो हम आपको दे देंगे पैसा। अगर नहीं आया है तो क्या अप्लाई करेंगे, बिल बाइंग रेट। दोनों एक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, बस एक यही डिफरेंस है कि एक में मार्जिन पहले ऐड माइनस करते हैं और एक में मार्जिन आपको बाद में माइनस करते हैं। ओके, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे लिखा हो, बिल बाइंग रेट, जब बैंक ने आपको रुपीस दे दिया, बैंक में आपके जो क्लाइंट एसबीआई आपको पैसा दे दिया और उसके अभी अकाउंट में पैसा नहीं आया, बिफोर रिसीप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन नोस्टो अकाउंट, यानी मैं एसबीआई हूं और मेरे अकाउंट में आपकी पार्टी ने भी पैसा नहीं दिया, पर आप चिंता मत करो, मैं आपको पैसा दे दूंगा। आप एक्सपोर्टर हो, मैं आपका काम रोकने नहीं दूंगा, मैं आपको पहले ही पैसा दो, हाँ फ्री में नहीं दूंगा, उसका कमीशन लूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, बिल बाइंग रेट। जब भी कुछ ऐसा हो तो फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा, स्पॉट में प्रीमियम हमेशा ऐड कर दीजिए। अगर मान लो महंगा है तो ऐड कर दीजिए, और सस्ता है तो, डिस्काउंट है तो माइनस कर दीजिए, ये लिखा रहेगा। अच्छा, कभी नहीं लिखा रहेगा डील किस पे हुई, प्रीमियम पे कि डिस्काउंट पर, तो कैसे बताएंगे, हम आगे आपको बता देंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी एक्सपोर्ट बिल परचेज हो रहा है या डिस्काउंट हो रहा है, समझिए लैंग्वेज है, पॉइंटर है, लिखा रहेगा, परचेज हो रहा, डिस्काउंट हो रहा या नेगोशिएट हो रहा, चेक, कोई डीडी परचेज किया बैंक ने, इन सभी में क्या अप्लाई करेंगे, बिल बाइंग रेट अप्लाई करेंगे। ओके, जरा एक क्वेश्चन देखिए, अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, निकालो जरा, क्या होगा रेट, एवरीवन। आज टाइम ज्यादा लग गया, मैंने सोचा था कि आरएस आईआरएस आज स्टार्ट करके खत्म कर देंगे, पर मैंने आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कर लिया जो आगे में नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक कस्टमर ने अपने बैंक को कहा कि मेरे लिए डिमांड ऑफ इशू कर दो, या उन्होंने साथ कल किया है ना, कि नहीं किया है, 1,000 डॉलर इशू कर दो, ठीक है, और ये रेट दिया हुआ है और ये एक्सचेंज मार्जिन है, तो मुझे बताओ कोट रेट कितना होगा, जल्दी से एवरीवन। तो बताइए आंसर जल्दी से, इसका आंसर क्या है, अगर ये हो गया है तो।
अगर ये हो गया तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या है। स्पॉट रेट और एक्सचेंज मार्जिन जरा मैं भी निकाल लूं। यानी कि कॉन्सेप्ट होगा हमारा सेलिंग का, तो 60.60 इंटू 0.15% यानी कि 0.0909 प्लस ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ गया 60.6909। और इसको हम अगर कर दें मल्टीप्लाई $1000 से तो आ गया लगभग अमाउंट कितना आ गया 6069,690.9। ये हमारा आंसर आ गया 60,690 उनके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, ये उन्होंने कल पढ़ लिया है ना। समय ज्यादा चला गया डेरिवेटिव में। एक पॉइंट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 2 में, जिसको हम कहते हैं विच इज कॉल्ड LRS, यानी आम आदमी इंडिया से थ्रू दिस स्कीम पैसा फॉरेन कंट्री में बेचता है, हम रेमिटेंस करते हैं। ठीक है, इसमें इस यूनिट में ना दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला जो बहुत पूछता है TCS, जो आप समझ लेते हैं, और दूसरा जो पूछता है विच इज कॉल्ड लिमिट्स, कितनी करेंसी हम फॉरेन कंट्री में ले जा सकते हैं कैश के फॉर्म में, ये सब चीजें। तो आज मेजर पोर्शन आज हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, एक साल में कितना भेज सकते हैं रेमिटेंस, $250,000, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा याद रखिएगा 1 जुलाई 2023 से एक नियम आ गया कि मान लो अगर मैंने फॉरेन कंट्री में कोई क्रेडिट कार्ड यूज किया और पेमेंट किया या पेमेंट रिसीव किया तो वो भी काउंट होता है LRS में। ठीक है, पर्पस मल्टीपल होते हैं। मुझे कहीं फॉरेन कंट्री में निवेश करना है तो मैं रेमिटेंस कर सकता हूँ, मुझे यूके में पढ़ाई करनी जानी है ना, मेरे पास मुझे US से पढ़ाई करने जाना है तो हम कर सकते हैं, है ना। मुझे घूमने कहीं जाना है तो आई नीड फॉरेन करेंसी, मुझे ट्रांसफर करना होगा पैसा। और अगर कोई NRI, अच्छा एक पॉइंटर आता है कि सर क्या LRS में NRI को बेनिफिट होता है, तो बड़ी माइन्यूट सी लाइन है। मैं एक NRI हूं, समझिएगा ध्यान से, मैं एक NRI हूं, मैं इंडिया से थ्रू LRS पैसा भेज नहीं सकता हूं क्योंकि मैं एक NRI हूं, लेकिन मैं इंडिया में रेमिट कर सकता हूं पैसा, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए को लिखा भी हुआ है कि ये स्कीम जो है वो प्रेजेंट में किसके लिए है, एक माइनर के लिए भी है और नहीं तो जो इंडिविजुअल है उनके लिए भी है। लेकिन कोई भी कंपनी नहीं अलाउड है, कोई भी पार्टनरशिप नहीं अलाउड है, कोई भी HUF नहीं अलाउड है, ट्रस्ट नहीं अलाउड है, NRI न, ये सारे अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात याद रखिएगा, दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। हम जो भी काम करते हैं ट्रेड में, हमने आयात निर्यात के लिए पैसा मंगवाया, हम घूमने गए, ये सब किस में आएगा, ये सब आएगा करंट अकाउंट में। और इंडिया में याद रखिएगा जो करंट अकाउंट है ना उसमें पूरा कन्वर्जन है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, आप जितना इंपोर्ट करो पूरा पैसा मंगवा लो, है ना, फुल्ली कन्वर्जन है। बट करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जो हमारा है ना वो पार्सली कन्वर्जन है। क्यों, जैसे आपने देखा होगा इंडिया में FDI की लिमिट्स होती है। सो कैपिटल अकाउंट बेसिकली क्या होता है, जिसमें एसेट्स क्रिएट होती है। मैंने किसी कंट्री को उधार दिया, मेरे पास किसी ने पैसा मुझको उधार दिया, मैंने वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया, है ना, मैंने पे किया अमाउंट, सो दिस इज फॉर लॉन्ग टाइम, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कैपिटल अकाउंट। तो कन्वर्जन की बात करें तो याद रखिएगा एवरीवन, करंट अकाउंट फुल्ली कन्वर्जन है और कैपिटल अकाउंट फुल्ली कन्वर्जन नहीं है। नाउ TCS,
इट इज कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट। वरुण जी, ये डिपेंड करता है कंडीशन की, रिपीटेशन किस सेंस में है। जैसे मान लो आपने कुछ भी इंडिया में आपने कुछ अर्न किया, तो आप एनआरओ टू एनआरओ में ट्रांसफर कर दीजिए, बिल्कुल अलाउड है, वो पढ़ेंगे हम लोग नंबर 3 में। ठीक है सर, टीसीएस क्या होता है सिंपल शब्दों में समझ लीजिए, एक आसान शब्दों में। ये एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा 100%, जहां जहां मैं कह रहा हूं देखना आएगा जरूर। कि एक आम आदमी जब इंडिया से पैसा रेमिट करता है, भेजता है फॉरेन कंट्री में, भेजता है ना, रेमिट करता है। अच्छा एक और बात, जो इस बैच में मैं पीडीएफ अपलोड कर रहा हूं उसको इग्नोर मत करिएगा, वो एकदम क्रिस्पी मैं कर रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मतलब भूलना ही आपको नहीं है। ठीक है, तो इंडिया से अगर आपने पैसा रेमिट किया फॉरेन कंट्री में, सभी लोग समझिएगा, तो रूल क्या कहता है कि नॉर्मली आपको देना पड़ेगा 5% टैक्स। कितना देना होगा? 5% आपको सरकार को टैक्स देना है। तो क्या लिमिट है कुछ? यस, लिमिट है 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए के ऊपर जो भी आप पैसे रेमिट करोगे उसका आपको देना होगा सरकार को टैक्स। ठीक है, अभी तो लिमिट मैं दिखाऊंगा, चार्ट वो बदल गई है। अगर पैन कार्ड नहीं है या आधार नहीं है तो लगेगा 10%। टीसीएस ये एप्लीकेबल है अगर मान लो कोई ट्रांसफर हो रहा है एनआरओ अकाउंट में, तो भी पैसा लगेगा 50। यानी आपके पापा, आप पर यूके में पढ़ाई कर रहे हो और आपके एनआरओ अकाउंट से हमने किया है ट्रांसफर, तो भी आपको देना होगा टीसीएस। अब यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, मान लो मैं अपने बेटे को पैसा भेज रहा हूँ यूके में और मैंने इंडिया में किसी लोन लिया किसी बैंक से, और लोन लेने के बाद मैं पैसा भेज रहा हूँ, तो याद रखिएगा ओनली लगेगा 0.5%। अगर मैंने इंडिया में किसी से लोन लिया है और तब रेमिट कर रहा हूँ आपको, क्यों? ऑलरेडी आपने जब इंटरेस्ट पेड किया ही है, तो दोबारा आपको चार्ज क्यों लगेगा, है ना? सभी लोगों को इस ग्राफ को याद रखना है, इसको नहीं याद रखना है, बीच वाला भूल जाइए, है ना, इसको भूल जाइए, हमको बस ये याद रखना है, दिस वन लाइन। तो 4 केस है ओनली। पहला केस क्या है? अगर फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन लोन, इंडिया में आपने किसी से लोन लिया और आपने भेजा, तो कितना लगेगा? 0.5%। दूसरा, आपने लोन लिया, पैसे की कोई कमी नहीं थी, आपके ऊपर बहुत पापा बहुत अमीर हैं, उन्होंने भेजा, तो उस केस में लगेगा 5%। ये चेंज अभी भी नहीं हुआ है। तीसरा, अब मुझे मालदीव घूमने जाना है, मुझे यूएसए घूमने जाना है, उस केस में रूल क्या कहता है? मुझे टूर पैकेज को पैसा देना होता है, तो 5% टिल 7 लाख इनको कोई बेनिफिट नहीं है, उसके ऊपर कितना लगेगा उनको? तो 20%। ओके, और अगर चौथा इसके अलावा कोई भी केस हो इंडिया से पैसा रेमिट हो रहा है, तो प्रेजेंट में क्या लिमिट हो गई है? 20%। ये जरूर याद कर लीजिएगा, जरूर एग्जाम में पूछेगा। सर नॉर्मली टैक्स तो पहले से ही गवर्नमेंट कलेक्ट करती है ना, तो हम बाद में थ्रू आईटी रिपीट कर लेते हैं, बट देना तो पड़ेगा हमको ना, है ना? टैक्स का रूल ही यही है, हम पहले पे करते हैं एडवांस, फिर हम रिटर्न फाइल करते हैं, है ना सर? अब किसी ने देखो कहा इसमें सर प्रेजेंट में लिमिट क्या है, जब मेरे हिसाब से याद किया जो प्रेजेंट की लिमिट है ना, अभी प्रेजेंट बजट में चेंज हो गया, अब लिमिट हो गई 10 लाख रुपए। तो अगर एग्जाम में कुछ मेंशन करे, क्योंकि चांस कम है कि मेंशन करेगा, अगर मेंशन करेगा अपडेट लिमिट, तो यूज रखना 10 लाख रुपए, नहीं तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपको 7 लाख पे ही पूछेगा, क्योंकि जो आईएमएफ का सिलेबस है ना, जो लिमिट अभी चेंज हुई बजट में ना, वो आएगी दिसंबर वाले साइकिल के लिए। उनका सामने सिंपल एक गाइडलाइन दिया हुआ है कि टिल 31 दिसंबर तक जो भी अपडेट्स होंगी वो हम काउंट करेंगे, उसके बाद काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं दोनों बता दे रहा हूँ नॉलेज के लिए। ठीक है, चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, मुझे बताइए जरा सॉल्व करके जल्दी से। मान लेते हैं कि हम 5% लें,
मैंने आपको दे दिया 5% अभी एक का टीसीएस। तो मुझे बताइए कस्टमर ए को कितना टैक्स लगेगा, जल्दी से मुझे बताइए निकाल के सभी लोग। कस्टमर ए को टैक्स कितना लगेगा मुझे बताइए जल्दी से सभी लोग। नीड टू आंसर, नीड टू आंसर एवरीवन। बताइए ये आंसर जल्दी से। आपको ये काम मैंने दे दिया, आपको 5% लेके चलना है, आपको 5% लेके चलना है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। 20% ही मैंने एग्जाम्पल दिया इसलिए। तो वो बहुत इजी है, इन तीनों को ऐड कर लीजिए, इन तीनों को ऐड कर लीजिए। 6,50,000 प्लस 9,50,000 प्लस 40,000, यानी कि जो टोटल इन्होंने लिमिट किया साल में वो किया 16,40,000। इसमें जो 7 लाख लिमिट है माइनस कर दीजिए, माइनस 7 लाख रुपए, यानी कि टोटल जो हमको आया आया 940। इसका अगर पूछा जाए 5% मैंने जैसे एग्जाम पे दिया है तो कितना निकालेंगे इंटू 5%, यानी कि आंसर कितना आ गया 47,000 रुपीज। और अगर यही 940 का 20% निकाले, अगर इस 20% तो कितना होगा 1,88,000 रुपये। दोनों केस में आपको याद होगा। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बार पूछा था एग्जामिनेशन में वो पूछा था एजुकेशन वाला। इस बार जो दिसंबर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया था एजुकेशन वाला। ठीक है, चलिए और एक पॉइंट बड़ा अच्छा साथ करा देते हैं जाते जाते जल्दी से, जो इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ को याद कर लीजिए, यहां से एक मार्क्स यहां से भी आ जाएगा। दुनिया में जो हम करते हैं हमारे पास कितनी फॉरेन करेंसी कैश में अलाउड है, यानी कितना हम कैश में डील कर सकते हैं दुनिया में। कहीं रसिया में जा रहे हो या ईरान में घूमने जा रहे हो तो पूरा अमाउंट, यानी कि करेंसी नोट और क्वाइन आप कैश में रख सकते हैं, पूरा अमाउंट। लेकिन याद रखिएगा इराक लीबिया इस बार पूछा इस बार एग्जामिनेशन में, तो वो कितना है $5,000 तक ही लिमिट है। उसके बाद अगर आपको ले जाना है तो आप क्वाइन में ले जाइए, अकाउंट में ट्रांसफर करिए, ट्रेवलर चेक ले जाइए। और दूसरी दुनिया की दूसरी कोई भी कंट्री है तो लिमिट कितनी है $3,000। इस बार जो पूछा दिसंबर में वो क्या पूछा कि हज कमिटी का रूल क्या है, तो हज कमिटी का रूल है पूरी करेंसी। मैंने परसेंटेज दे दिया सर 5%, इसलिए क्या रमान जी मैंने परसेंटेज आपको दे दिया था इसलिए। ठीक है, तो उसको याद कर लीजिएगा, जरूर एग्जामिनेशन में आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही सभी लोगों को। कल एरर्स को करेंगे कंक्लूड और करेंगे कल 3 को भी कंक्लूड में। ठीक है, तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम 2 सेशन में करेंगे कंक्लूड। बाकी मैं कुछ पॉइंट्स में ऐड करूंगा, उसको जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, अब मुझे बताओ लास्ट में चलते 2 मिनट है आप लोगों के पास, किसी के मन में कोई डाउट? अच्छा सभी लोगों ने अपने आप को ऐड करा लिया सर व्हाट्सएप ग्रुप में 9598512397, इसमें अपने आप को ऐड करा लीजिए। बीएफएम का पेड व्हाट्सएप ग्रुप। नो क्लास मॉर्निंग में तो मेरी हिसाब से नहीं होनी चाहिए, मेरी क्लास मॉर्निंग में सिर्फ संडे को होती है सर, बाकी दिन मैं उठ ही नहीं पाऊंगा तो संडे को क्लास क्या लूंगा। इतनी क्लास होती है एक्चुअली मेरी जीआईबी में सभी में कि अगर बॉडी आराम नहीं करूंगा तो पगला जाऊंगा।
ये जो कमिंग सैटरडे है ना, इस बार कमिंग सैटरडे आ रहा है, वो सेकेंड सैटरडे, इसलिए क्लास 1 PM पर है। संडे को भी क्लास आपकी 1 PM पर है। नो, टुमारो हॉलीडे नहीं होना चाहिए। कल क्लास है 8 PM पे। आज तारीख कितनी है? हाँ, कल क्लास है, मॉडल लेक्चर से। वाई टुमारो हॉलीडे? टुमारो कुछ है क्या? टुमारो क्या है? कल कौन सा दिन है? कल कुछ है क्या? नो नो, जो कॉमन छुट्टी होती है ना क्रॉस इंडिया, उसी दिन हम लोग ऐसे करते हैं। साउथ में छुट्टी नहीं होगी कल, इसलिए। हाँ, कुछ स्टेट में है, इसलिए सब स्टेट में नहीं है। अच्छा, जरा सोचिए आप सभी लोग कि जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट में रिवीजन करा रहा हूं, सुन के बहुत सारी चीजें याद रहती हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ PDF ठीक है, आप उसको प्रिंट आउट कराते हैं, पढ़ते हैं, पर कोशिश करिए इस बैच में आने की। बहुत सारी चीजें हम जब सुनते हैं ना, तो हमको याद रहती है ज्यादा। ओके, तो आई होप सभी लोगों को समझ आएगी, कोई क्लास डाउट नहीं होगा। मिलते हैं टुमारो द सेम टाइम ही, ठीक है? थैंक यू।